देखो अब अगला है तुम्हारा छठा चैप्टर त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज में दो तरह का टर्म आएगा। पहला आएगा सर्वांग सम। अब पहले समझेंगे सर्वांग सम क्या है, और उसके बाद दूसरा टर्म आता है समरूप, है कि नहीं। तो देखो सर्वांग सम का अगर विश्लेषण करो तो होता है सर्व अंग सम। तीन शब्द से बना है सर्व अंग सम। मतलब क्या हुआ, सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब कि जितना भी चीजें हैं उसमें भुजा कोण सारा अंग न कहलाता है त्रिभुज में। त्रिभुज में जो है, और सम का मतलब समान, यानी सभी चीज समान हो तो उसको हम सर्वांग सम कहते हैं। और समरूप का मतलब हुआ, सम का मतलब सम प्लस रूप। सम का मतलब हुआ समान, सम का मतलब समान, रूप का मतलब आकृति, यानी आकृति देखने में बस एक समान लगना चाहिए तो समरूप हो जाएगा। लेकिन सर्वांग सम में वो टर्म नहीं है। सर्वांग सम में सब भुजा कोण सब चीज बराबर होना चाहिए, तब उसको सर्वांग सम कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये एक मार्कर है और इसी तरह का दूसरा मार्कर जब होगा, ये दोनों सब चीज में एक समान है, हाइट में, लंबाई में, चौड़ाई, मोटाई में, सब चीज में एक समान है, तो ये जो होगा इसका क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। रंग रूप सब चीज सेम है। और इसी में हम क्या किए, एक दूसरा मार्कर हम ये वाला ले लिए। देखो इसमें देखो दोनों एक ही जैसा आकृति है, लेकिन एगो रंग का अलग हो गया, रूप अलग हो गया, इसका मार्कर का डंटी टूटा है, इसका नहीं टूटा है, तो अलग अलग हो गया कि नहीं आकृति। तो इसी तरह का मान लिया जाए तो सर्वांग सम में याद रखना कि जिसका सब चीज बराबर हो। क्या क्या चीज बराबर हो, सभी कोण तथा सभी भुजा बराबर हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सभी भुजा बराबर हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। ठीक है। लेकिन समरूप कला में याद रखना कि जिसका सभी कोण बराबर हो, क्या हो, कोण बराबर हो तथा भुजाएं यहाँ बराबर नहीं होता है, बल्कि भुजाएं यहाँ समानुपाती होता है। क्या होता है, भुजाएं समानुपाती। समानुपाती मतलब समान अनुपात में। जैसे एग्जाम्पल के साथ देख लो, जैसे मान लो यहाँ त्रिभुज बनाए, ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज। अब पूछेगा ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सर्वांग सम है कि नहीं। तो याद रखना, ये अगर मान लो हम 30 डिग्री लेते हैं तो ये भी 30 डिग्री लेना पड़ेगा। ये अगर 50 डिग्री लेते हैं तो ये भी 50 डिग्री लेना पड़ेगा, है कि नहीं। और ये 100 डिग्री लेते हैं तो ये भी कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि तीनों मिल करके कितना होता है 180। उसके बाद ये भुजा अगर 2 है तो ये भी 2 लेना पड़ेगा। ये अगर 2.5 है तो ये भी 2.5 लेना पड़ेगा। ये 3 है तो ये 3 लेना पड़ेगा। तब जो होगा ये सर्वांग सम कहलाएगा। और सर्वांग सम का चिन्ह क्या होता है, दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो तो बराबर दे करके ऊपर में ये कर्व लाए, इसको सर्वांग सम कहते हैं। लेकिन अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके लिए एक चिन्ह होता है इस तरह से कर्व सिर्फ, इसको हम कहते हैं समरूप। जैसे मान लिया जाए दो त्रिभुज है, ये हम पहला त्रिभुज लिए और ये दूसरा त्रिभुज लिए। ये दोनों त्रिभुज में ये मान लो 40 ले लेते हैं, ये जो है 70 ले लेते हैं, तो कितना हो गया 40 70 110, तो कितना 70। उसी तरह ये 40, ये 70 और ये 110। ठीक है। और इसका भुजा इसको ले लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको 2, इसको 6 ले लेते हैं, इसको 3। अब तुम देखो तो ये दोनों, ये इसमें देखो दोनों चीज बराबर था, सब चीज बराबर था। इस दोनों त्रिभुज को हम कहेंगे सर्वांग सम। ये मान लो दो त्रिभुज ABC और ये PQR, इसका सब चीज बराबर है तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज। क्या कहेंगे। और इस तरह से ये चिन्ह लिख करके देखे आएंगे। लेकिन अगर ये दोनों त्रिभुज को देखो तो ये दोनों त्रिभुज में कोण तो बराबर है, लेकिन भुजाएं बराबर है, भुजाएं बराबर नहीं है, बल्कि भुजाएं समान अनुपात में है। अनुपात कहने का मतलब 2/, इसका पहला भुजा को पहला से करो, दूसरा भुजा को दूसरा से करो, तीसरा भुजा को तीसरा से करो, तो क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात क्या आ गया, 2/1, 2/1, 2/1। इसका भुजाएं समानुपाती हुआ कि नहीं। जब भुजाएं समानुपाती होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, समरूप आकृति। क्या कहेंगे, समरूप आकृति। तो समरूप आकृति में क्या याद रखना, क्या क्या चीज होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए, भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। लेकिन सर्वांग सम में सारा कोण और सारा भुजा समान होना चाहिए। और यही तुम्हारा क्या है, सर्वांग सम और समरूप। और इसमें जो है ज्यादातर यही सर्वांग सम और समरूप का ही यूज होगा। क्या बताओ, सर्वांग सम समरूप में कोई दिक्कत है, समझ गया अच्छी तरह से। सर्वांग सम में क्या बताएं, याद रखना कि सर्वांग सम में सारा कोण और सभी भुजा बराबर होना चाहिए। समरूप में जो है कोण भी बराबर होना चाहिए, साथ साथ भुजाएं यहाँ बराबर नहीं बल्कि
समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती मतलब हुआ समान अनुपात में। जैसे देखो है समान अनुपात में, सबका अनुपात एक ही जैसा है, तो इसी को हम कहते हैं समानुपाती। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके 2 गो प्रमेय ऐसा है जिससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हालांकि है तो 10 गो प्रमेय, लेकिन 2 गो प्रमेय मेन है जिससे ऑब्जेक्टिव ज्यादातर पूछा जाता है। और वो दोनों को देखो हम बता रहे हैं। जैसे पहला जो प्रमेय है वो है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से भी ऑब्जेक्टिव रहता है। और कैसा ऑब्जेक्टिव रहता है वो तुमको बता देते हैं ताकि तुम वहां पर ऑब्जेक्टिव टिक कर सको। देखो पहला थेल्स प्रमेय क्या कहता है। थेल्स प्रमेय पढ़ा होगा। ये प्रमेय, इसको थेल्स प्रमेय को प्रमेय 6.1 भी कहते हैं। प्रमेय 6.1 भी कहते हैं। तो प्रमेय 6.1 क्या है कि मान लिया जाए अगर कोई त्रिभुज हम लेते हैं, क्या लेते हैं कि कोई त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितना भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। मान लिया जाए हम ABC एक त्रिभुज लिए और उस त्रिभुज में जो तीसरा भुजा है उसके समांतर एक भुजा खींचे जो अन्य 2 भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। वो बिंदु का नाम देते हैं हम PQ। तो ये जो भुजाएं, ये जो तीसरा भुजा के समांतर जो हम चौथा भुजा खींचे जो अन्य 2 भुजाओं को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था, तो ये जो भुजा होगा ये दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। और यही थेल्स प्रमेय है। क्या बोले थेल्स प्रमेय? ध्यान से सुना कि यदि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई भुजा अन्य 2 रेखाओं को या भुजाओं को, अन्य 2 रेखाओं या भुजाओं को जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। क्या करती है? को समान अनुपात में या समान अनुपात में विभाजित करती है। और यही थेल्स प्रमेय है कि नहीं? में विभाजित करती है। और ये इसी से ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है। अब कैसा ऑब्जेक्टिव रहता है वो समझ लो। क्या बताया गया थेल्स प्रमेय में कि यदि कोई त्रिभुज है उसमें तीसरा भुजा के समांतर हम कोई भुजा खींचे तो वो जो भुजा है अन्य 2 भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वह जो बिंदु है वो दोनों भुजाओं के समानुपाती होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ ये देखो AP और यहाँ पर PB 2 टुकड़ा में क्या ना, इसको AB को कितना टुकड़ा में बांटा? AP और PB में बांटा। तो इसका जो अनुपात निकाले। और फिर दूसरा देखो क्या है, AQ और QC, ये दोनों हमेशा बराबर होगा। ये दोनों हमेशा क्या होगा? समानुपाती होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला भुजा का, ये देखो अगर इसको हम लिखें AP, पहला अनुपात AP, और दूसरा ये पूरा लिए हैं, क्या लिए हैं? पूरा AB, तो इधर भी वही करना पड़ेगा AQ और पूरा लेना पड़ेगा AC, यानी उसी के अनुप्रयोग से ये बना है। या हम ऐसा करें कि पहले नीचे वाला लिख लें PB और टोटल लिख दे क्या? AB, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? नीचे वाला ये लिखना पड़ेगा QC और बटे AC। मेन तुम्हारा ये है कि भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और इसमें क्वेश्चन कैसे रहता है वो समझ लो। और क्वेश्चन रहेगा तो बनाना कैसे समझो पहले कि मान लिया जाए क्वेश्चन तुमको दिया है, ये एक त्रिभुज बना दिया और त्रिभुज में यहाँ ABC दिया रहेगा और यहाँ से एक भुजा दे देगा D। यहाँ क्या देगा कि ये जो है भुजा BC के समांतर हम खींच दिए को भुजा क्या D। वहाँ तो पहले बोल रहा है कि समांतर, तो समांतर दे दिया पहले से। और यहाँ पर मान दे देगा, इसका मान दे देगा 5। ठीक है। और ये पूरा का मान यानी इसको 5 दे दिया, इसका 3 दे देगा। ठीक है। और इसका इसी तरह से यहाँ दे देगा अब 4। तो तुमको ये भुजा का कहेगा निकालने के लिए, क्या निकलेगा? तो यही अनुपात से निकाल लेंगे। अनुपात क्या था बताओ कि E बराबर AD बटे DB। यहाँ पर अलग हो गया, यहाँ पर नाम जैसा रहेगा वैसा ही नहीं होगा ये। और दूसरा इसको हम छोटा को और ये दोनों को लिए तो यहाँ भी यही दोनों को लेना पड़ेगा कि नहीं? तो AE अब बटे EC लेना पड़ेगा। तो AD देखो कितना है 5, DB देखो कितना है 3।
ए कितना है 4, इसी कितना है, अब निकालना ही है। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे तो 5 गुना इसी होगा और 4 तिया 12, तो इसी का मान कितना हो जाएगा 12/5 क्या बनेगा कि नहीं। और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव रहता है और इसको देख करके विद्यार्थी स्किप कर देगा और ये तो जानवे नहीं करते हैं क्या। अब बनेगा कि नहीं। अब उसके बाद उसी तरह अब इसी में देखो दूसरा हम बताते हैं इसी तरह का। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखो क्वेश्चन। मान लो यही क्वेश्चन है और यहाँ पर दे दिया PQR और यहाँ पर हम दे दिए ST। अब की बार हम कुछ चेंज करते हैं, इसमें चेंज क्या करते हैं, इसका मान दे देते हैं हम 5, ठीक है, इसका मान 5 और ये पूरा का मान दे देते हैं 8, ठीक है, और यहाँ पर भी इसका मान हम दे दिए 3, ठीक है, और ये पूरा का मान जो है यानी या मान ले तुमको इसका मान हम पूछे तो कैसे निकालेंगे बताओ। तो वही दिमाग लगाना है, इसको भी कैसे बनाना है, जैसा यहाँ पर अनुपात है वैसा ही अनुपात। इसको देखो दो तरीका से हम बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, हमको पूछा क्या है SQ पूछा है, लेकिन यहाँ पहले बोल देगा कि ये जो ST है वो समांतर है किसके QR के। अगर ऐसा रहेगा तभी लगेगा थेल्स पर में, क्योंकि थेल्स पर में पहले कह दिया है कि BC के समांतर खींचना है आपको PQ, तब ना होगा। इस समांतर पहले बोल दिया है। तब अब देखो हम क्या पढ़े कि E जो है इसका आधार इसके बराबर, इसके अनुपात में इसका इसके अनुपात में बराबर होता है कि नहीं। तो यहीं से हम बना लेंगे। जैसे देखो हमको ये भुजा निकालना है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं PS/SQ बराबर, बताओ इसको हम PT, चूंकि इसको आधा को लिए है तो यहाँ भी आधा को लेना पड़ेगा, PT/TR लेंगे। अब बताओ PS कितना है 3 है और SQ तो निकालना ही है, PT कितना है 5 है और TR बताओ, TR तो नहीं दिया है, ये TR नहीं है, ये पूरा का मान है, PR का मान है 8। तो क्या करेंगे, इतना का मान कहाँ से आएगा, तो ये पूरा 8 है तो 5 घट जाएगा तो 3 है ना बचेगा, तो बटे 3 हो जाएगा। अब SQ निकाला तो कोना को गुना करेंगे तो क्या होगा 5SQ बराबर 3 3 9, SQ बराबर क्या होगा 9/5, क्या बन जाएगा कि नहीं। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। तो SQ का मान निकल गया। अब इसको स्किप करेगा कि नहीं करेगा, तब कितना आसान बन जाएगा। और इसी को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय, ये पहला प्रमेय है, लिख लो। अब देखो तुमको हम समरूप बताएं, समरूप किसको कहते थे समझ में आया था कि समान आकृति देखने में लग जाए वो समरूप है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन कौन आकृति समरूप हो सकता है कि नहीं। समरूप तुमको समझ में आया, क्या सब था समरूप में। समरूप में क्या बताएं कि आकृति देखने में एक जैसा हो जाए, यानी कोण बराबर हो, चाहे कोण बराबर हो जाए या भुजाएं समानुपाती हो जाए। अगर दोनों चीज में से कोई चीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, भुजाएं समानुपाती हो जाए तो वो समरूप हो जाएगा। अब इसी पर ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, क्वेश्चन पूछेगा तुमको बताइए कि सभी वृत्त जो होता है क्या समरूप होता है, सभी वृत्त बताओ समरूप होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा समरूप, क्योंकि सब वृत्त देखने में तो एक ही जैसा है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, देखने में तो एक ही जैसा है कि नहीं है, एक जैसा है, कोई अंतर है इसमें, सब देखो एक ही जैसा है देखने में। तो वृत्त सभी वृत्त क्या होंगे समरूप होंगे, याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। अब क्वेश्चन पूछेगा सभी वर्ग बताओ, सभी वर्ग क्या होगा समरूप होगा कि नहीं। सभी वर्ग, तो वर्ग तुम देखो बड़ा हो, ये तो आया तो बन गया, वर्ग हो गया, वर्ग बड़ा हो या छोटा हो, इसका सारा भुजा बराबर होता है। तो इसका भुजा अगर 2 है इसका 5 है तो हमेशा तो सब भुजा अनुपात में आ जाएगा, तो अनुपात में आया तो ये भी क्या होगा समरूप। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रखना। और ये भी पूछा जाता है कि सभी वर्ग क्या होंगे समरूप होंगे। तीसरा चीज सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका सब भुजा बराबर, अगर सब भुजा बराबर होगा तो एक ही तो अनुपात में होगा, तो बताओ क्या होगा समरूप नहीं होगा। तो ये सब आकृति याद रखना कि ये सब समरूप होता है। कौन कौन चीज बताए ये तीनों। और क्वेश्चन में रहेगा निम्नलिखित में कौन सही है, और क्वेश्चन रहेगा सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, निम्नलिखित में सभी क्या हो जाएगा। तो याद रखना क्या बताया हम कि सारा वृत्त जो होगा वो समरूप होगा क्योंकि देखने में एक जैसा होगा, सभी वर्ग समरूप होगा क्योंकि वो देखने में एक जैसा होगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होगा क्योंकि वो देखने में एक ही जैसा होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम जो है अगला प्रमेय हम जानते हैं जो कि यूज होगा, जो ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे
अगला है प्रमेय नंबर 6.6। प्रमेय क्या है? 6.6। प्रमेय 6.6 का क्या कहता है ये समझना कि यदि मान लिया जाए दो गो समकोण, दो गो जो है समरूप त्रिभुज दिया हो। क्या दिया हो? दो गो समरूप त्रिभुज दिया हो। तो याद रखना कि यदि दो गो समरूप त्रिभुज हो तो दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का अनुपात इसके भुजाओं के यानी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होगा। क्या बताएं कि याद रखना कि यदि दो त्रिभुज क्या हो? समरूप हो। दो त्रिभुज क्या हो? समरूप हो। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। वर्ग के समानुपाती होता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लो हम दो को त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम पी क्यू आर, और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। यानी दिया हुआ है प्रमेय के अनुसार क्या बोला कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज पी क्यू आर। अगर ऐसा हो तो याद रखना, जब ऐसा अगर होगा तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, यानी क्षेत्रफल का अनुपात कहने का मतलब कि क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए बी सी और क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर ऐसा अगर हो तो याद रखना तो इसके संगत भुजा, तो संगत ए बी का के जैसा कौन भुजा है? पी क्यू। तो ए बी बटे पी क्यू के वर्ग के है भुजाओं के वर्ग। उसी तरह ए सी का संगत भुजा क्या होगा? ए सी का संगत भुजा पी आर, तो पी आर के वर्ग के बराबर। उसके बाद बी सी का संगत भुजा क्या होगा बताओ? बी सी का संगत भुजा क्यू आर के वर्ग के बराबर होगा। अब क्वेश्चन कैसे रहता है ये समझो। क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा कि मान लिया जाए दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:81 है, तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात निकाले। क्या निकलेगा कि नहीं? इनके दो समरूप त्रिभुज यहाँ रहेगा, दो समरूप त्रिभुज, इनके संगत भुजाओं के अनुपात बताओ क्या होगा कि नहीं? संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात करें। देखो कैसे बनेगा, यहाँ समझना। क्वेश्चन क्या बोला कि यदि मान लिया जाए दो गो समरूप त्रिभुज, यहाँ देखो दो गो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 64:81 है, तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात करें। और इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम क्या बताए तुमको, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के यानी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि त्रिभुजों के प्रमेय 6.6 के अनुसार, किसके अनुसार? प्रमेय 6.6 से त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा? तो संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा कि नहीं? तो अब इसको पुट करो तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 64/81। कितना है? 64/81। और संगत भुजा, तो संगत भुजा जो है वही लिख देंगे, संगत भुजा का वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजा मान लो कि हो सकता है जैसे दो त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ ए बी सी, ठीक है, और पी क्यू आर, तो त्रिभुज तो ये हो गया। इसका संगत भुजा कोई भी हम ले सकते हैं, तो संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या होगा? रूट हो जाएगा 64/81 बराबर संगत भुजा। तो संगत भुजा क्या आएगा बताओ? तो संगत भुजा ऊपर से क्या निकलेगा? 8 और नीचे से क्या निकलेगा? 9। तो संगत भुजा का अनुपात क्या हो गया बताओ? संगत भुजा का अनुपात 8/9 ऐसा निकल गया कि नहीं? और कितना आसान है ये देख करके भी बता सकता है। ऐसे भी अगर क्वेश्चन ऐसे दिया रहे कि संगत भुजाओं का अनुपात 8/9 है यानी 8:9 है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, बन जाएगा।
क्या निकलेगा कि नहीं? तो क्या होगा इसका संगत भुजा का अनुपात क्या निकला? 8:9। और इसी तरह का को रहता है। ठीक है, देखो क्या था, हम क्या बताए तुमको कि यदि भुजाएं, यदि त्रिभुज दो त्रिभुज दिया रहे और समरूप दिया हो तो उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो दोनों त्रिभुज के भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होगा। और क्वेश्चन रहता है तो बन जाएगा कि नहीं? या तो तुमको क्षेत्रफल दिया रहेगा त्रिभुज का, या तो उसका भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा, तो जो भी दे तो बन जाएगा कि नहीं? तो याद रखना, हम शॉर्ट नियम बता देते हैं कि यदि भुजाओं का अनुपात दिया रहे तो उसमें करना क्या, तुम सीधा स्क्वायर कर देना, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर करेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का स्क्वायर अनुपात निकल जाएगा। यदि याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे तो दोनों को रूट कर देना। जैसे यहाँ 6481 है, इसको 64/81 लिख सकते हैं ना, और 64/81 को यदि रूट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से 8 ऊपर नीचे से 9 निकलेगा, तो 8:9 निकला। इसको हम देखेंगे और इसको ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें? तो क्या बताए हम कि यदि भुजा दिया हो तो उसका स्क्वायर कर देना है, और यदि क्षेत्रफल दिया हो तो उसका रूट कर देना है। भुजा का संगत भुजा का अनुपात दिया हो, संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा वर्ग कर देंगे, यानी भुजाओं का क्या कर देंगे, भुजाओं का वर्ग कर देंगे। ठीक है, लेकिन यदि मान लिया जाए यदि तुमको त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो तो क्या करेंगे, अनुपात हो तो क्षेत्रफल को रूट कर देंगे, यानी दोनों को क्या कर देंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, रूट कर देंगे। रूट का मतलब वर्गमूल, रूट का मतलब वर्गमूल कर देना है। क्या हो जाएगा, तो ये दोनों ही चीज याद रखना कि क्या करना है कि यदि संगत भुजा दिया हो और तुमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो भुजाओं का वर्ग कर देना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो दोनों का रूट कर देना है। जैसे मान लिया जाए हम कहते हैं कि संगत भुजा का अनुपात 3:5 दिया है। कितना दिया है, संगत भुजा का अनुपात 3:5, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो क्या बताए थे हम कि अगर भुजाओं का अनुपात दिया हो तो क्या करेंगे, भुजा का वर्ग करेंगे, तो ऊपर में 3 तिया 9 और 5 25, आंसर हो जाएगा। इसी तरह यदि मान लो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात मान लो 4:1 दिया, तो इसको क्या करेंगे बताओ। ये क्षेत्रफल का अनुपात मान लो दिया रहे, किसका अनुपात, क्षेत्रफल का, तो भुजा संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बताओ, संगत भुजा का अनुपात, तो संगत भुजाओं का अनुपात सीधा 4 का रूट करेंगे तो 2 और 1 का रूट करेंगे तो 1, तो 2:1 हो जाएगा। क्या बनेगा कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है पाइथागोरस प्रमेय, उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके बाद तब आगे चलते हैं। ठीक है, देखो मिटा देना। अब पाइथागोरस प्रमेय देखो, पाइथागोरस प्रमेय कै नंबर में है, बंद हो गया सर। देखो अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल आसान है। पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले याद रखा कि पाइथागोरस साहब ने क्या कहा था। पाइथागोरस साहब ने कहा था यदि हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, किस कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे मान लिया जाए समकोण त्रिभुज रहे तब ऐसा होगा। मान लिया जाए ABC समकोण त्रिभुज है, जहाँ कोण B क्या है, कोण B जो है वो 90 डिग्री है, जहाँ कोण B क्या है 90 डिग्री। अगर इस स्थिति में ऐसा हो तो याद रखना हम क्या कहें पाइथागोरस प्रमेय से कि कहीं भी अगर समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तो बड़ी भुजा का वर्ग, तो इसमें बताओ सबसे बड़ी भुजा कौन है, यही AC है ना, तो बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर। तो बाकी दो, एगो AB और दूसरा BC, दोनों का वर्ग और का योग तो हुआ।
तो यही हो गया पाइथागोरस प्रमेय, हुआ कि नहीं। और इसमें भी हिसाब पूछा जाता है, इसमें भी इस तरह का हिसाब रहेगा। जैसे मान लिया जाए एक त्रिभुज दिया रहेगा क्वेश्चन में पी क्यू आर दिया रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक भुजा तुम्हारा दिया रहेगा 6 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर, तीसरा कहेगा निकालने के लिए, क्या निकलेगा। तो बिल्कुल आसान है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चूंकि बड़ा भुजा कहाँ निकालने के लिए, तो बड़ा भुजा का वर्ग क्या होता है, बाकी दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, फिर पी आर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 100 बराबर 10, क्या निकलेगा कि नहीं। तो ये बिल्कुल आसान है, तो पाइथागोरस प्रमेय भी हो गया। और यही तीनों प्रश्न, यही तीनों जो है प्रमेय से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। क्या बढ़ेगा कि नहीं। कौन कौन, पहला प्रमेय 6.1 से, फिर प्रमेय 6.6 से, और फिर प्रमेय ये पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखो अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो समझना है। निर्देशांक ज्यामिति का इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेशन, ये जो है ज्योमेट्री, है कि नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है ये देखो। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक शब्द जो है एक तरह से निर्देशित शब्द से आया। निर्देशित का मतलब होता है किसी बिंदु की स्थिति बताना, किसी जगह की। जैसे मान लिया जाए ये एक ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड में हम एक बिंदु बनाए, तो ये जो बिंदु है ब्लैक बोर्ड के किस पोजीशन पर है, इसको बताने के लिए हम इसका बताते हैं। जैसे मान लिया जाए हम एक ब्लैक बोर्ड है, इस पर हम मार्कर रख दें, तो ये मार्कर है कहाँ पर वो बताना है। तो ये मार्कर का स्थिति देखो, तो इधर से कुछ ना कुछ होगा, यानी कहने का मतलब उत्तर से कुछ होगा, पूर्व से कुछ दूरी पर होगा, दक्षिण से कुछ दूरी पर होगा कि नहीं। तो यही हो गया इसका निर्देश बिंदु। तो यहाँ जो है निर्देशित करने से ही आया निर्देशांक ज्यामिति, है कि नहीं। पहले के लोग किसी बिंदु को दिखाने के लिए इस तरह का चीज का इस्तेमाल करते थे, है कि नहीं। और इसका उपयोग क्यों हुआ, तो कोई बिंदु को दिखाने के लिए, मान लो जहाज उड़ रहा है, तो जहाज आकाश में उड़ रहा है, तो किस पोजीशन पर है उस पोजीशन को बताने के लिए ये चीज आया निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति जो यहाँ हम पढ़ते हैं वो 2D में पढ़ते हैं, और जब हम आगे क्लास में जाएंगे 11-12 में तब हम 3D में पढ़ेंगे। 2D बिल्कुल आसान है, 3D सब में थोड़ा बहुत मुश्किल भी होता है। तो देखो 2D जो है इसमें कोऑर्डिनेशन के ज्योमेट्री में होता क्या क्या, सबसे पहले याद रखना कि इसमें जो है 2 अक्ष होता है। कई अक्ष होता है, 2 अक्ष। पहला अक्ष होता है x, इसको हम x और इधर x डेश, ऊपर वाला को y और इसको y डेश। ये जो x अक्ष है इसको x अक्ष भी कहते हैं या इसको भुज भी कहते हैं, ठीक है। अगर हमको x अक्ष पर कोई बिंदु दर्शाना हो तो उसको हम x0 से सूचित करेंगे, यदि x बिंदु पर यानी x अक्ष पर दिखाना हो तब। और इस बिंदु की इस रेखा को कहते हैं y अक्ष, इसको क्या कहते हैं y अक्ष, और y अक्ष को हम कोटि भी कहते हैं। और यदि कोई बिंदु को हमको y अक्ष पर ही दिखाना है तो याद रखना उसके लिए हम 0y, 0 इसलिए क्योंकि x का मान 0 हुआ, y का मान जितना भी रहेगा। हो सकता है y का मान 1, 2, 3, 4, 5 जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। इसी में देखो x का मान कुछ भी हो सकता है, तो जब भी खाली x पर दिखाना हो तो x0 और खाली y पर दिखाना हो तो 0y, y0 नहीं 0y, याद रखना y हमेशा सेकेंड नंबर पर होगा। अब जो है ई बिंदु जहां पर दोनों अक्ष मिला, जहां पर दोनों अक्ष मिला, तो दोनों अक्ष के मिलान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्वेश्चन पूछेगा मूल बिंदु किसको कहते हैं, तो याद रखना दोनों अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का अगर निर्देशांक देखें तो x जो है इधर यहाँ पर 0 होता है, x का मान इधर जब जाएगा तो 1, 2, 3, 4 प्लस में बढ़ेगा, इधर जाएगा तो माइनस में बढ़ेगा। तो बीच में x का मान कितना हुआ 0। उसी तरह y का भी मान बीच में 0, ऊपर जाएगा तो प्लस में 1, 2, 3, 4, और नीचे जाएगा तो -1, -2, -3। तो अब इस तरह से मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 0, 0, क्योंकि x के लिए भी 0 और y के लिए, x के लिए भी देखो 0 है और y के लिए भी 0, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0। अगर तुमको पूछ दे कि कोई भी बिंदु जो कहाँ ही पता नहीं, ऐसे पूछ देगा कि कोई भी बिंदु का आप बताइए ज्योमेट्रिकल यानी निर्देशांक क्या होगा, तो याद रखना कोई भी बिंदु कहाँ, किसी बिंदु के लिए, तो याद रखना कोई भी बिंदु होगा तो उसके लिए x का भी कुछ ना कुछ मान होगा, y के लिए भी कुछ ना कुछ मान होगा। तो किसी बिंदु का अगर निर्देशांक पूछे तो क्या लिख देंगे x, y। अब उसके बाद
अगला होता है चतुर्थांश या पाद, किसको कहते हैं? तो जब दोनों अक्ष मिलता है तो दोनों अक्ष मिलने के बाद वो जो है एक दूसरे को लंबवत काटता है। जब लंबवत काटता है तो ये जो है पूरा एक पृष्ठ या सतह 4 भाग में बांट जाता है। कितना भाग में? 4 भाग में। यानी ये जो तुम्हारा है जिस पर ये बना हुआ है इसको हम कहते हैं सतह या पृष्ठ। इसको क्या कहते हैं? ये तुम्हारा सतह हो गया। इसी सतह को कितना भाग में ये बांटा? 4 भाग में। इसलिए इसको इसके एक भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश। यानी अगर इसको तोड़ेगा तो चतुर्थ जो अंश यानी चौथा अंश। चतुर्थांश मतलब यानी एगो का चौथा भाग। एगो का कितना भाग? चौथा भाग। क्यों हुआ चौथा भाग? क्योंकि दोनों अक्ष को जब हम समांतर लिखें तो ये पृष्ठ को कितना भाग में बांटा? 4 भाग में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? चतुर्थांश। या इसको क्या कहते हैं? पाद। और हर एक का चतुर्थांश ही नाम है। इसको भी चतुर्थांश, इसको भी, इसको भी, इसको भी। यानी किसी भी पृष्ठ में कितना चतुर्थांश? 4 गो। कितना भाग में बांटा? 4 भाग में। अब ये जो पहला भाग है इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं हम तृतीय चतुर्थांश। और इसको हम क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। इसको पाद भी कहते हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद भी हम कह सकते हैं। ये याद रखना है। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें खास करके पूछता है निर्देशांक, यानी एगो बिंदु दे देगा, पूछ देगा कौन ये जो है किस चतुर्थांश में होगा। जैसे मान लिया जाए हम कहे प्रथम चतुर्थांश के लिए, तो प्रथम चतुर्थांश के लिए क्या होगा? तो प्रथम चतुर्थांश के लिए देखो x का भी मान, x का पहले मान देखते तो x का मान किस में है? प्लस में। y का मान प्लस में। अब फिर द्वितीय चतुर्थांश के लिए देखो x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। तृतीय में देखो तो x का मान पहले और y का मान बाद में। चतुर्थ में देखो तो x का मान प्लस में, y का मान माइनस में। तो ये चारों बिंदु हो गया। कोई दिक्कत इसमें? इसमें पूछ देगा -3, 5 किस चतुर्थांश में होगा, जो कि पूछा जाता है। 2 गो तो कम से कम ऑब्जेक्टिव रहेगा, उससे ज्यादा 3 गो, 4 गो, 5 गो तक भी हो सकता है। कम से कम 2 गो रहेगा ही, ये याद रखना। तो बताओ -3, 5 किस चतुर्थांश में होगा? तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किस में आया? द्वितीय। तो याद रखना इस तरह भी ऑप्शन रहेगा, सेकेंड पाद या सेकेंड चतुर्थांश। कोई दिक्कत? इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि नहीं? इसमें क्या इसमें कोई दिक्कत? चलो इसको नोट कर लो। चलो देखो अब अगला है निर्देशांक ज्यामिति से जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए देख लो। तो इसमें जो है खास करके रहता है दूरी सूत्र रहता है कि नहीं? दूरी सूत्र रहेगा, उसके बाद विभाजन सूत्र से रहेगा, और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल से रहेगा, और संरेख वाला, ये सब क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें देखो कैसे हल करना है। यदि मान लिया जाए कि 2 गो बिंदु दिया रहे और कहे कि निर्देशांक फार्मूला से लगा करके निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर आप उसका दूरी सूत्र से यानी दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे मान लिया जाए, सपोज करो कि 2 गो बिंदु है, पहला बिंदु A है दूसरा बिंदु A है, B है। अब इसका पहला का 2, 3 है और दूसरा का निर्देशांक -3 और 4 है, इस तरह का है। इसका हमको निर्देशांक निकालना है तो दूरी सूत्र का फार्मूला का यूज करेंगे। दूरी सूत्र का फार्मूला क्या है? तो याद रखना कि यदि मान लिया जाए कोई भी, जैसे पहला A है दूसरा B बिंदु है, तो पहला का निर्देशांक क्या होगा? x1 y1 और दूसरा का क्या होगा? x2 y2 होगा। तो मान लिया जाए ये तुमको जो है 2 गो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और इसका तुमको कहे कि दूरी सूत्र से बताइए क्या होगा दोनों के बीच का दूरी। तो बताओ दूरी सूत्र में देखो याद रखना, दूरी सूत्र फार्मूला क्या होता है? तो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है कि x2 माइनस x1, यानी x में x को घटाएंगे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर को रूट अंडर कर देंगे, तो ये दूरी सूत्र का फार्मूला हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर को रूट अंडर कर देंगे, तो यही तुम्हारा क्या बन गया? दूरी सूत्र। और ये फार्मूला लगाने के बाद हमको कहीं भी किसी भी 2 बिंदु के बीच की दूरी का पता चल जाएगा। कभी कभी करता क्या है, 2 गो दूरी रहेगा, जैसे मान लिया जाए इसी में ये P वाला बिंदु को गायब, मतलब एगो बिंदु गायब कर देगा और दोनों के बीच का दूरी दिया रहेगा। तो हम फार्मूला पर लगाएंगे तो ये y2 के जगह P पुट होगा और इसमें
तुमको दिया रहेगा कि हाँ ये दोनों के बीच का दूरी जो है ना 5 इकाई है, मान लिया जाए तो 5 इकाई इस तरह का रहेगा दिया हुआ, तो हम जैसा है वैसा ही पुट करेंगे, अपने आप आ जाएगा। जैसे ये दोनों का अगर हल करना चाहेगा तो क्या होगा, ए से बी के दूरी क्या होगा, ए से बी की दूरी कितना होगा, तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 यानी रूट अंडर 2 में से 3 घटा कितना हुआ, 2 में से 3 घटेगा तो 2 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस 3 में से कितना घटाएंगे हम, p घटाएंगे